हेलो। साउंड आ रहा है? चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन था पहले वो देख लो, ठीक है। क्या कह रहा था पहले क्वेश्चन में कि विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स, ये तो हमने आपको ठीक बताया था कल। दोनों पे क्या लगेगा? सेम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फिर पार्ट बी में क्या था? विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एम वी माइनस यू बाय टी। अब सुनो, दोनों व्हीकल में से कौन ज्यादा ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम महसूस करेगा? जवाब है दोनों में चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। सुन लो, ठीक है ना। दोनों में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। उसका कारण है, बात समझो रहा। देखो, जैसे कि आप सुनो ध्यान से, दोनों में चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। ये भी आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं क्या होगा, क्यों चेंज इन मोमेंटम सेम होगा दोनों में, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में बोथ साइड टी से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से राइट में, टाइम से लेफ्ट में। तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी माइनस यू। और यही क्या है? यही क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। सुन लो ध्यान से, यही क्या है? चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम। अब सुनो ध्यान से, अब चाहे तुम ट्रक के लिए निकालो, चाहे बस के लिए निकालो, सॉरी, चाहे ट्रक के लिए निकालो, चाहे कार के लिए निकालो, ठीक है ना। खुद दिमाग लगाओ ना कि देखो ना, जो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे कार के लिए वो भी कितना आएगा? एफ इंटू टी, ठीक है ना। और जो चेंज इन मोमेंटम ट्रक के लिए निकालोगे वो भी कितना आएगा? एफ इंटू टी। कारण क्या है? कारण है कि दोनों के जो फोर्स है वो इक्वल है, ठीक है ना। अगर तुम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे कल की तरह तो ये कभी नहीं आएगा। बात समझो जरा, समझना पड़ेगा इसमें। देखो, जितना फोर्स कार पे लग रहा है उतना ही किस पे लग रहा है? ट्रक पे, ठीक है ना। दोनों पे फोर्स क्या है? इक्वल है। और दोनों का कांटेक्ट टाइम कितना था? 1 सेकेंड, यानी कि दोनों का टाइम भी क्या है? सेम है। तो सोचो, पहले आपको ये समझना पड़ेगा एफ इंटू टी होता क्या है। एफ इंटू टी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम है। तो एफ इंटू टी निकालेंगे एक बार किसके लिए? कार के लिए, ठीक है। एफ इंटू टी एक बार निकालोगे कार के लिए, और एफ इंटू टी एक बार निकालोगे किसके लिए? बस के लिए। दोनों का सेम आएगा, ठीक है। एफ इंटू टी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू एफ इंटू टी ऑफ कार। ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब तुम अगर इसके राइट हैंड साइड को देखोगे तो वहां से तुम चीज नहीं समझ पाओगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से। देखो, चेंज इन मोमेंटम दोनों में सेम है। कैसे हम बता पा रहे हैं? हम इस तरीके से बता पा रहे हैं क्योंकि चेंज इन मोमेंटम निकाला कैसे आता है बताओ? चेंज इन मोमेंटम निकाला जाता है एफ इंटू टी करके। दोनों पे फोर्स सेम है, दोनों का टाइम इंटरवल क्या है?
1 सेकेंड है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम दोनों पे सेम आएगा। अब ये बात समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी उस तरीके से जैसे कल हम लोग कर रहे थे। बात समझो, देखो देखो बात समझो, जब ये टकराएंगी ना, पता है गेम ही इसमें अलग चल रहा है इसलिए हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कल। जब ये टकराएगी तुरंत रेस्ट पे नहीं आएगी, बात समझो, जब ये टकराएगी तुरंत रेस्ट पे नहीं आएगी, है ना। ये देखिए, ये जैसे ये टकराई, अब जब टकराएगी तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, इसमें भी। अब ये पता नहीं किधर जाएगी, कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में जाएगी, हमें नहीं पता। लेकिन बात समझो जरा, जितना चेंज इन मोमेंटम इसमें आएगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम इसमें आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ट्रक का मास है 500 किलोग्राम और कार का है कितना, 100 किलोग्राम। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं। कार का जो मास है वो कितना है, 100 किलोग्राम है मान लो, ठीक है ना। अब देखो बात समझो, जब टकरा जाएंगे तो मान लो कि ट्रक की वेलोसिटी हो गई है टकराने के बाद, ट्रक की वेलोसिटी। अब बोलोगे टकराने के बाद तो ट्रक की वेलोसिटी सर 0 रख दीजिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एट द इंस्टेंट क्या वेलोसिटी होगी वो आपको चेक करना है। तुरंत थोड़ी ना ट्रक टकराने के बाद रुक जाएगी और कार तुरंत थोड़ी ना रुक जाएगी। तो मान लो टकराने के बाद ट्रक की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, या हाँ ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और कार की कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम ट्रक का मोमेंटम निकालें अब तो कितना मोमेंटम आएगा ट्रक का, 500 इंटू 5 कितना हो गया 2500। और कार का मोमेंटम निकालो 25 इंटू 100 2500। दोनों के मोमेंटम में चेंज क्या आया, सेम आया। मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें कम वेलोसिटी आएगी टकराने के बाद, और जिसका मास कम होगा उसमें ज्यादा वेलोसिटी आएगी टकराने के बाद। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद रुकेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो रुकेंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद रुकेंगे, लेकिन तुरंत नहीं रुकेंगे। तुरंत कुछ ना कुछ वेलोसिटी टकराने के बाद भी आएगी उसमें, करेक्ट। वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी ये सब हमें कुछ नहीं पता, कि कार पीछे चली जाएगी कि ट्रक पीछे चली जाएगी। वैसे ऑब्वियसली ट्रक आपकी भारी है तो कार को ऐसे पीछे ढकेल देगी तो कार पीछे जाएगी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। और ट्रक ऐसे आगे ही चलती चली जाएगी, कार पीछे आके ऐसे रुकेगी और ट्रक आगे चलती चली जाएगी। लेकिन बात यह है कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो दोनों में सेम होगा। इस चीज को आप कैसे दिखा सकते हो, तो जवाब है इस चीज को आप एग्जाम में ऐसे दिखा सकते हो कि दोनों का F इंटू टी क्या है, सेम है। टाइम कितना है दोनों के लिए, 1 सेकेंड है, और दोनों का F क्या है, सेम है। मतलब जितना फोर्स कार पे लगेगा उतना ही ट्रक पे लगेगा। अब कोई पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम कैसे सेम होगा, तो उसको ये वाला आप कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या कि जिसका मास कम है वो ज्यादा वेलोसिटी ले लेगा और जिसका मास ज्यादा है वो टकराने के बाद कम वेलोसिटी ले लेगा, करेक्ट। यानी कि जो मास और वेलोसिटी वो आपस में मिलके कॉम्पेंसेट कर लेंगे। मास अगर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, मास अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी टकराने के बाद, ताकि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे करके आपको जवाब देना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या जवाब देंगे बताइए, कि F इंटू टी दोनों का क्या है, सेम है। और F इंटू टी ही क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। बताइए कोई डाउट है, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। और जो आप कह रहे हो ना कि वैल्यूज लेके प्रूफ करके दिखाओ, नहीं नहीं, ये वो सिचुएशन ही नहीं 9th क्लास वाली। तो इसमें तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। पता है क्या क्या हो रहा है इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। सोचो टायर और उसके रोड के बीच में, तभी तो वैल्यू कल सही नहीं बैठ रही थी इसकी। तो आपको मोटी मोटी बात एग्जाम में बतानी है। दोनों का मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम होगा, दोनों का सेम होगा। हाँ, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी टकराने के बाद, और थोड़ी देर के बाद दोनों 0 वेलोसिटी पे आ जाएंगे। क्या डाउट है बताओ इसमें। अब देखो, पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम अजीब सी बात सोच रहे हो, मुझे पता है। तुम सोच रहे होगे, पता है क्या, देखो हम तुम्हें निकाल के दिखा देते हैं। देखो F इंटू टी निकालो, किसके लिए, ट्रक के लिए निकालो। तो तुम मास किसका रखोगे बताओ, ट्रक का, ठीक है। और पता है ये वाला जो V है और ये वाला जो U है, समझे बात भाई, समझो जरा बात को।
ये v जीरो नहीं रखना है हमें, हम कल जीरो रख रहे थे, ये जीरो मत रखो, तभी तो कंफ्यूज कर रहा है। अरे ये टकराने के तुरंत के बाद की कुछ वेलोसिटी होगी और ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये v कितना है ये हमें नहीं पता, यही तो सारा गेम है यहाँ पर। ये v कितना हमें नहीं पता। इसी तरीके से f इंटू टी निकालोगे किसका, कार का, तो मास m रखोगे और देखो ये v1 कर लो, ये v2 कर लो, चलो टकराने के बाद, ठीक है। ये v2 आपको जीरो नहीं रखना है, टकराने के बाद ये कार की वेलोसिटी है, सही है। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप देख रहे हो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, f इंटू टी, यानी कि ये चीज भी आपस में क्या है, इक्वल है। और कोई पूछेगा ये दोनों भाई कैसे इक्वल हो जाएंगे, तो बोलोगे v1 और v2 की वजह से इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जहां पर मास आपका ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगी, और जहां पर मास कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। मतलब समझो ये सब आपस में मल्टीप्लाई करके, मान लो ये पूरा आपस में मल्टीप्लाई करके दे रहा है तुम्हें 2500, अरे कुछ भी दे रहा है यार हमें नहीं पता, मान लो 250 दे रहा है, तो ये भी मल्टीप्लाई करके क्या देगा तुम्हें, 250। अब नंबर्स कैसे सेट होंगे वो तो बात की बात है। और ये चीज हमने कैसे पहचाना, जवाब है दोनों के लेफ्ट हैंड साइड से। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम। और राइट हैंड साइड में क्या है, चेक करो, ये किसका मोमेंटम में चेंज है, ट्रक का, और ये किसका मोमेंटम में चेंज है, कार का, ठीक। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, इसलिए दोनों के मोमेंटम में चेंज सेम आएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको नेट पे कहेंगे गलत भी मिलेगा, वो सब गलत है ना। और हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम रिसर्च करके मैं आपको एकदम ठीक से बता रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर है ये। उसके बाद पार्ट 3 में क्या पूछा था, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सेलरेशन, है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जवाब है जिसका मास कम होगा। अरे जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पे फोर्स। और पता है सुनो, सेकंड पार्ट में भी तो यही बताया है मैंने, मोमेंटम दोनों के क्यों इक्वल हुए, क्योंकि जिसका मास कम होगा उसकी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, जिसका मास कम होगा, हाँ जिसका मास कम होगा उसकी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, जिसका मास ज्यादा उसकी कम वेलोसिटी हो जाएगी। अब ज्यादा वेलोसिटी का मतलब क्या, ज्यादा एक्सेलरेट हो गया। अब बताओ किसकी ज्यादा वेलोसिटी थी टकराने के बाद, कार की, तो कार का एक्सेलरेशन ज्यादा। आप देख भी सकते हो कि कार का मास कम है तो कार का एक्सेलरेशन ज्यादा, ठीक है, ऐसे करके बताना है आपको। उसके बाद लास्ट में एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, व्हाई द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन व्हाट, ट्रक, ठीक है। कार जो है वो ट्रक से ज्यादा डैमेज क्यों हो जाती है, आपको बताना है, ठीक है ना। तो पता है यहां बात करेंगे हम इंपल्स की। इंपल्स क्या होता है वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो सुन लो। इंपल्स क्या होता है, फोर्स फॉर टाइम t टेंड्स टू 0, फोर्स फॉर टाइम t टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा टाइम t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या, टाइम t टेंड्स टू 0 मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, ठीक है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, ठीक है। सुनो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको कैसे बताएं, हाँ आप रोड पे खड़े हो जाइए, रोड पे, और अपने दोस्त को बोलो कि मेरे पैर पे मोटरसाइकिल चढ़ा दो। आपके पैर पे मोटरसाइकिल, बाइक अगर वो चढ़ाता हुआ निकाल के ले जाता है, और बोलना उसकी, उससे बोलना कि बहुत स्पीड से ले जाना, ठीक है, सुन रहे हो। तो वो आपके पैर से बाइक को चढ़ाता हुआ बहुत स्पीड से जब ले जाएगा ना, देखिए अगर आपके पैर पे ऐसे बाइक चढ़ा देंगे, आपका पैर है ऐसे, आपको बहुत दर्द होगा, क्योंकि आप देखो ना ये फोर्स बहुत टाइम के लिए लग रहा है, धीरे धीरे मोटरसाइकिल इसके ऊपर से जा रही है, ठीक। लेकिन अगर मोटरसाइकिल ऐसे निकल जाए, ये आई और बहुत स्पीड से ऐसे निकल गई, तो इसको हम बोलेंगे आपके पैर पे जो फोर्स लगा है वो फोर्स नहीं है, इंपल्स बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, इंपल्स। तो बहुत छोटे टाइम के लिए जब फोर्स लगता है उसको इंपल्स बोलते हैं, सही है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ये ट्रक ने लगाया कार पे फोर्स और कार ने लगाया किस पे, ट्रक पे। ये दोनों बॉडीज कितनी देर तक के लिए कांटेक्ट में थी, 1 सेकंड के लिए, याद है आपको, ठीक है। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम होता है। तुम बोलोगे सर कहां बड़ा टाइम होता है, 1 सेकंड तो लो निकल गए। अरे भाई आपके कहने से, भाई फिजिक्स में 1 सेकंड काफी बड़ा टाइम हो गया, ठीक है। तो 1 सेकंड तक ये जो कांटेक्ट में थे, तब आपने टोटल फोर्स की बात करी थी, सुन लीजिए, यानी कि इसने इस पे कितना लगाया, इसने इस पे कितना लगाया। लेकिन पल भर के लिए जो फोर्स लगा होगा जब टाइम t टेंड्स टू 0 होगा, चेक कर लेना, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मान लो कि ट्रक ने कार पे लगाया 500 न्यूटन, मान लो, ठीक है।
तो कार भी ट्रक पे लगाएगी कितना, 500 न्यूटन। ये वाला जो फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हो, ये ज्यादा टाइम इंटरवल के लिए लगा हुआ है, 1 सेकंड के लिए, लेकिन बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, यानी कि जैसे ही दोनों टकराई, सुन लो, जैसे ही दोनों टकराई तो वो टाइम इंटरवल बहुत कम होगा। अरे 1 सेकंड तो बहुत हो गया यार, 1 सेकंड में जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तुम वो कौन सा वाला है, एक्शन रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि कार पे एक्शन कितना हुआ, कार ने मतलब एक्शन रिएक्शन क्या छोड़ो, कार पे कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट कर रहे हो, और कार ने ट्रक पे कितना लगाया वो आप कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों इक्वल आ गए, दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए, ठीक। तो अब तुम पता क्या सोचोगे, तुम सोचोगे जितना डैमेज ट्रक होगा उतना ही डैमेज कार होगा, तुम ये सोच लोगे, नहीं गलत सोच रहे हो तुम। अरे फोर्स से डैमेज नहीं होता है, इंपल्स से डैमेज होता है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत कम टाइम के लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम इंपल्स बोलेंगे, बहुत कम टाइम के लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। तो सुनो, जब इंपल्स लगेगा तो कार के ऊपर भी कुछ इंपल्स लगेगा और ट्रक के ऊपर भी कुछ इंपल्स लगेगा, ठीक है ना। तो सुन लो ध्यान से, जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है, जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है वो ज्यादा इंपल्स लगाती है, तो पल भर के लिए जो फोर्स लगा है वो ट्रक कार पे ज्यादा लगाता है, रादर देन कार जितना, मतलब ट्रक जितना इंपल्स कार पे लगा देता है, कार उतना इंपल्स ट्रक पे नहीं लगा पाती है, ठीक है। तो कौन ज्यादा डैमेज होगा, जिस पे ज्यादा इंपल्स लगा हुआ है, किस पे ज्यादा इंपल्स लगा हुआ है, कार पे, तो इसलिए कार ज्यादा डैमेज होती है, करेक्ट। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, बिकॉज द इंपल्स क्रिएटेड बाय ट्रक इज मोर देन द कार, द इंपल्स क्रिएटेड बाय द ट्रक इज मोर देन द कार, मतलब ट्रक ने ज्यादा इंपल्स क्रिएट किया कार के ऊपर, इसलिए कार ज्यादा डैमेज होती है, ये पूरी कहानी है। कैसे करके आपको आंसर देना एग्जाम में, बताइए। समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखो, अब हम तुमको क्या बताएं यार, कैलकुलस होती है वो तुम क्लास 11th में पढ़ोगे तब तुम इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, हमने करके देखा था कल, ये कैलकुलस से होगा, वो सब आप सब 11th में पढ़ोगे अभी न्यूटनियन मैकेनिक्स में। कैलकुलस मैथ्स की एक ब्रांच होती है, वो अलग तरीके से कैलकुलेशन होती है उसमें, वो आप 11th में देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि आप क्लास 11th में कैसे देखोगे, आप ऐसे देखोगे, जैसे फोर्स क्या पढ़ा है आपने एम में ना, तो ऐसे नहीं पढ़ाएगा, आपको पढ़ाएगा डीएफ बराबर डीएमए, ऐसे करके फॉर्मूला आ जाएगा, डीएफ बराबर डीएमए, मतलब ये डिफरेंशियल फॉर्म, ये डिफरेंशियल फोर्स है, यानी कि बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी में फोर्स होता है डीएफ, और ये बहुत छोटा सा मास होता है डीएम, ऐसे करके सब कैलकुलस में चेंज जाएंगे सारे फॉर्मूले, तब आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। बहरहाल हटा दें इसको, बताइए। यस सर। अब क्या कराना है बताइए। हाँ ट्रायंगल्स नहीं, ट्रायंगल्स तो कराना है, ट्रायंगल में क्या कराना है, सर एक्सरसाइज 7.2 कर लिया था। अच्छा सर 7.2 में 6th क्वेश्चन में डाउट था। अच्छा अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सेंड कर देना हमको व्हाट्सएप पे।
पेज नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 6 ना। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो ये देखिए ये एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है और बोल रहा है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो ये ट्रायंगल ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल्स टू व्हाट AC। तो ये AB का लेंथ किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। कह रहा है कि साइड BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट BA को कहां तक प्रोड्यूस किया गया है? D तक। ये BA को D तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB, सच दैट ये जो AD का लेंथ है AD ये AB के इक्वल हो जाता है। कह रहा है शो दैट ट्रायंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल BCD ये वाला ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। ओके, नाउ बहुत इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से? सबसे पहले ट्रायंगल ABC में AB किसके इक्वल है बताइए? AC के, ठीक। तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये अगर x डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? x डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद अब ट्रायंगल ADC में चेक करो, AD किसके इक्वल है? AC के। तो ये अगर y डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? y डिग्री। क्यों? इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। कोई डाउट है बताइए? No, sir. अब एक काम करिए, इन ट्रायंगल BDC BCD इन ट्रायंगल BCD में चेक करो, एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल B कितना है? x है। एंगल C कितना है? x प्लस वाई। एंगल C की जगह x प्लस वाई लिखना है, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस एंगल D कितना है? y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? x प्लस x 2x और y प्लस y 2y। तो 2x और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 90 डिग्री। नाउ x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो? एंगल C या फिर एंगल DCA, सॉरी DCB। तो x प्लस वाई की जगह एंगल DCB, तो एंगल DCB क्या आ गया? 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये पूरा क्या आ गया? 90। तो इसका मतलब ट्रायंगल BDC क्या है? राइट एट C। कोई डाउट है बताइए? No, sir. और बताओ क्या डाउट है? Sir, no doubt नहीं है sir. कोई डाउट है? No, sir. नेक्स्ट कर लो इसको। हो गया? Yes, sir. हटा दें? चलो पेज नंबर 125 ओपन करिए एनसीईआरटी में। थ्योरम 7.5 देखिए, सॉरी 7.4।
थ्योरम 7.4 में क्या बोलता है? साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल कह रहा है इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। मतलब जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी है 7 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर और ए सी है 9 सेंटीमीटर। एक ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, और एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, ठीक। यहाँ पर क्यू आर है 7 सेंटीमीटर, आर क्यू है 9 सेंटीमीटर और पी क्यू है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, चेक कर लो ना, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, ये 7 है तो यहाँ 7 है, ये 8 है तो यहाँ 8 है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल, अब आपको चेक करना पड़ेगा, ये ए बी है, ठीक है ना, तो ए बी कितने का है, 9 का है, ठीक है। तो ए बी कितने का है, 9 का है, ए के एंड से क्या स्टार्ट हुआ है 7, और सॉरी ए सी ए बी कितना है, चेक करो, ए बी 7 है, ए बी कितना है 7 है, ए बी के एंड ए से क्या स्टार्ट हुआ है 9 सेंटीमीटर वाला, और ए बी के एंड बी से क्या स्टार्ट हुआ है 8 सेंटीमीटर वाला, है ना। तो आपको चेक करना है जाकर, ए बी अगर 7 है तो यहाँ पर 7 कौन है, क्यू आर, ठीक, ठीक है। तो आपको ए बी के करस्पॉन्ड क्या लिखना है, क्यू आर लिखना है कि ए बी के करस्पॉन्ड आपको आर क्यू लिखना है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, आर क्यू, समझ गए। तो ट्रायंगल आर क्यू पी, बस यही है। दो ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और नाम लिखने का तरीका तुम्हें पता है। हटा दें इसको, यस सर, यस सर। नेक्स्ट है थ्योरम 7.5, देखिए आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखो आरएचएस में आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब होता है साइड, ठीक है। आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब होता है साइड, ठीक है। मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल है आपके पास, जैसे कि ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, ठीक, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक राइट एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि दोनों ट्रायंगल के एक एक एंगल 90 होने चाहिए। तो चेक करो, ये 90, ये 90, उसके बाद हाइपो, दोनों के हाइपो इक्वल होने चाहिए। 90 के ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपो। मान लो यहाँ पर ए सी दिया है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, तो दोनों के एक एक राइट एंगल इक्वल होने चाहिए, दोनों के हाइपो इक्वल होने चाहिए, और फिर उसके बाद दोनों की कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये दिया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ध्यान से चेक करो, बी की पोजीशन कौन लेगा, क्यू, तो बी की पोजीशन कौन लेगा, क्यू, ये तो फिक्स हो गया, ठीक। अब हम क्या लिखें, पी यहां लिखें कि यहां लिखें, तो वो आपको देखना पड़ेगा। देखो क्यू आर कितना है 5 है, क्यू एंड पे कितना है 90 है, और यहां पर ए बी कितना है 5 है, और बी पे क्या है, यहां से चेक करो, क्यू आर किसके इक्वल होना चाहिए, बी ए के, क्यों, क्योंकि क्यू पे 90 है तो बी पे क्या है 90 है, क्यू आर कितना है 5 है तो बी ए कितना है 5, यानी कि क्यू के करस्पॉन्ड कौन पड़ गया, बी, और आर के करस्पॉन्ड कौन पड़ गया, ए। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, आर, अब बचा पी, ऐसे करके करते हैं। कोई डाउट है बताइए। नो सर। नोट करिए।
चलो अब नेक्स्ट देखो जरा। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और कह रहा है कि पी एन क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। मतलब ए बी के ऑपोजिट साइड्स में दो पॉइंट है, पी एन क्यू। पी ए बी के ऊपर है और क्यू ए बी के नीचे, ठीक है। कह रहा है सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। ओके, यानी कि पी ए से जितना डिस्टेंस पे उतना ही है बी से, इसी तरीके से क्यू ए से जितने डिस्टेंस पे उतना ही क्यू बी से डिस्टेंस पे, यानी कि पी ए बराबर पी बी गिवन है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी गिवन है और क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी गिवन है। ये बात बोल दी है उसने, ठीक है। कह रहा है कि यही बात बोली, पढ़ लो। कह रहा है पी एन क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। पी और क्यू ए बी के ऑपोजिट साइड दो पॉइंट्स हैं, सच दैट पी जितना डिस्टेंस पे ए और बी से उतना ही क्यू बी ए और बी से डिस्टेंस पे, यानी कि पी इज इक्वल्स टू पी बी और क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बी। कह रहा है कि शो दैट लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। करेक्ट, तो क्या प्रूफ करना है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्या प्रूफ करना है? कह रहा है कि जो पी क्यू होगा, ये जो पी क्यू होगा, मान लो पी क्यू ए बी को सी पे इंटरसेक्ट करके निकलता है, ठीक। तो ये जो पी क्यू है ये ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। शो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का मतलब ये जो एंगल है, सुन लो, ये आपको 90 दिखाना है, ये भी दिखाना है, और दूसरा काम क्या करना है कि सी ए इज इक्वल टू सी बी भी दिखाना है। पर मतलब समझो, ये जो पी क्यू है ए बी पे परपेंडिकुलर भी है, और पी क्यू जो है ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये दोनों बातें आपको दिखानी है, ठीक। यानी कि आपको दिखाना है एंगल पी सी बी 90 डिग्री। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ऐसा करने से ये हो जाएगा कि पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? ए बी पर। और दूसरा काम आपको करना है क्या? सी ए इज इक्वल्स टू सी बी दिखाना है आपको, सी ए इज इक्वल्स टू सी बी दिखाना है। ऐसा करने से क्या होगा? पी क्यू बाइसेक्टर हो जाएगा किसका? ए बी का। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर भी है और ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। करेक्ट। तो कैसे करें इसको? देखो, सबसे पहले एक काम करो। सबसे पहले तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन से? पी ए क्यू, ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्रायंगल पी बी क्यू। कैसे? साइड 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 से चेक करो। नहीं समझ में आई बात? पी ए क्यू को चेक करो और पी बी क्यू को चेक करो। पी ए किसके इक्वल है? पी बी के। चेक करो, पी ए किसके इक्वल है? पी बी के। और ए क्यू किसके, क्यू ए किसके इक्वल है? क्यू बी के। और ये जो तीसरी साइड है पी पी क्यू, ये दोनों में कॉमन है। नहीं समझ पाया? कोई डाउट है? सर समझ गया। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है?
चेक करो ना, ये वाले ट्राइंगल को चेक करो, ये वाले ट्राइंगल को, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अरे दोनों ट्राइंगल को देखो ना, पी ए क्यू को और पी बी क्यू को, पी ए किसके इक्वल है, पीबी के, और क्यू ए किसके इक्वल है, क्यूबी के, और पी क्यू क्या है, दोनों में कॉमन है। इस ट्राइंगल को जब इस पे पलट के रखोगे तो पी ए किसको कवर कर लेगा, पीबी को, क्यू ए किसको कवर करेगा, क्यूबी को, और पी क्यू कॉमन है। कोई डाउट है बताइए? नो सर। अब ध्यान से चेक करो, जब ऐसा हो गया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी बहुत ध्यान चेक करो, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि एंगल एपीसी, एंगल एपीसी, पहले हम लिखेंगे एंगल एपीक्यू, पहले हम लिखेंगे एंगल एपीक्यू इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बीपीक्यू, एंगल बीपीक्यू, और उसके बाद इसी एंगल एपीक्यू को हम क्या लिख देंगे, एंगल एपीसी, और एंगल बीपीक्यू को क्या लिखोगे, बीपीसी, एंगल बीपीसी। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है बताइए यहां तक? नो सर। अब आप ले लो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पीएसी और पीबीसी, ये दोनों ट्राइंगल पीएसी और पीबीसी, ठीक है। इन ट्राइंगल पीएसी एंड ट्राइंगल पीबीसी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे चेक करो, ये वाला साइड इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये तो साइड एंगल साइड से आप लोग कर लेना, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, ट्राइंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल PBC। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी, तो जब सीपीसीटी लग जाएगी तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में बाय सीपीसीटी एंगल PCA, बाय सीपीसीटी एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, एंगल PCA इज इक्वल टू व्हाट, एंगल PCB, ये दोनों एंगल इक्वल है। फिर क्या करेंगे, लेट, या फिर लेट वेट मत करो, एक तो ये बात आ गई। अब यहां से क्या हो गया, चेक करो जरा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब एंगल PCA और प्लस एंगल PCB, इनका सम कितना होना चाहिए, 180, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। PCA PCB लीनियर पेयर बना रहे हैं, और यहां से ये वाली इक्वेशन से PCA की जगह क्या रख सकते हो, PCB, तो PCA की जगह क्या रखोगे, PCB, और प्लस ये वाले PCB को ऐसे ही कॉपी कर लो, तो क्या हो जाएगा, PCB प्लस PCB 2 टाइम्स PCB, तो एंगल PCB कितना आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड लगाएगा 180 में तो कितना आ जाएगा, 90, तो एंगल PCB कितना आ गया, 90, यही लेके आना था, ठीक। ये वाली चीज आप सर हम लोग एंगल PCA को PCB क्यों ले लें? हाँ ले सकते हो, तब ये आ जाएगा, अच्छा। तब ये 90 आ जाएगा PCA, ठीक है ना। कुछ भी ले आओ दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है बताइए? नो सर। तो PCB 90 हो गया। अब दूसरा फिर से करना आपको बाय सीपीसीटी, कौन से दोनों ट्राइंगल में, PAC और PBC में, PAC और PBC में सीपीसीटी लगाओगे तो CA इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, CB के, CA इज इक्वल टू CB, यानी कि AC इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, BC के। अगर AC BC के इक्वल है इसका मतलब क्या है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और C अगर AB का मिड पॉइंट है इसका मतलब PQ क्या है, AB का परपेंडिकुलर भी है और AB का बाइसेक्टर भी है। कोई डाउट है बताइए?
करिए। डन। हो गया, करिए। यस सर। नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कह रहा है P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। तो कोई दो लाइन्स है, लाइन L एंड लाइन M। ये लाइन L है, ये लाइन M है, ठीक है। और दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। ये पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। और जो पॉइंट P है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइन्स। तो यहाँ कोई पॉइंट P है और ये जितना डिस्टेंस इसका लाइन L से उतना ही डिस्टेंस इसका लाइन M से। तो याद रखिएगा जब कोई पॉइंट लाइन के आउटसाइड पड़ा रहता है तो सुनो ध्यान से, ये एक लाइन है और कोई पॉइंट अगर लाइन से इनसाइड आउटसाइड पड़ा हुआ है, ये लाइन है, और कोई पॉइंट है P जो लाइन के आउटसाइड है, तो इस पॉइंट P से लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, ये नहीं होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी जाएगी। कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है। तो ये पॉइंट P की L से डिस्टेंस और M से कोई भी डिस्टेंस नहीं होगी, कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डालोगे और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे डालोगे। सपोज ये PM है और ये क्या है, PN है। आपकी बुक में क्या दे रखा है देख लो, PB और PC। तो याद रखिए कोई पॉइंट अगर लाइन के आउटसाइड लाई करता है तो वहां से डिस्टेंस निकालना होता है लाइन का, तो आपको वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, करेक्ट। अब आपकी बुक में यही बोला है, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि P is the point equidistant from two lines L and M intersecting at A। यानी कि लाइन L और M कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट A पर, और कोई पॉइंट आउटसाइड पड़ा हुआ है और इस पॉइंट से लाइन L और M की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल है। यानी कि PB किसके इक्वल है, PC के। और आपको प्रूफ क्या करना है, शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। ओके, तो लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। बिटवीन देम का मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थे इनके बीच में जो एंगल ये वाला बन रहा था पूरा, कौन सा एंगल, एंगल BPC। एंगल BPC आपको दिखाना है कि लाइन AP क्या करती है, एंगल BPC को बाइसेक्ट करती है। तो लाइन AP बाइसेक्ट्स एंगल BPC, ठीक है। तो लाइन सॉरी, शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। अच्छा, एंगल बिटवीन देम ये वाला नहीं, ना, लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करना है, ये दिखाना है।
लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन? एपी, ये आपको दिखाना है। यानी कि लाइन एपी बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी। ये दिखाना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या दिखाना है? इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल दिखाना है? इसके। अब ये वाले एंगल का नाम क्या है? बीएपी। यानी कि एंगल बीएपी इज इक्वल्स टू क्या दिखाना है? एंगल सीएपी। ये प्रूफ करना है आपको। अगर ये जो एंगल है बीएपी, अगर ये सीएपी के इक्वल प्रूफ कर दोगे तो एपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल? द एंगल विच इज मेड बिटवीन लाइन एल एंड एम। जो लाइन एल और एम के बीच में एंगल बन रहा है इसको एपी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। प्रूफ करना है। कोई डाउट है बताइए। अब आपको यहां पर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कौन कौन से ट्राइंगल? बीपीए। तो इन ट्राइंगल बीपीए एंड ट्राइंगल बीपीए एंड पीसीए एंड ट्राइंगल पीसीए, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से चेक करिए। यहां पे देखिए 90 है तो यहां पे भी 90 है, ठीक है। यानी कि एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ए सी पी ईच 90, ठीक। तो यहाँ आरएचएस लगने की संभावना है, राइट, हाइपोटेनियस और साइड। तो दोनों में एक एक राइट एंगल इक्वल है। उसके बाद दोनों के हाइपो इक्वल है। चेक करो 90 के जो अपोजिट साइड होता है वही हाइपो होता है। तो ट्राइंगल ए बी पी में हाइपो कौन है? एपी। और ट्राइंगल ए सी पी में भी हाइपो कौन है? एपी। तो दोनों में हाइपो क्या है? सेम है। तो एपी इज इक्वल्स टू क्या है? एपी, ठीक। उसके बाद दोनों ट्राइंगल में कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो चेक करो पीबी किसके इक्वल है? पीसी के। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल, या फिर आप बोल सकते हो ट्राइंगल बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल सी ए पी। बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? सी ए पी। अगर बी ए पी सी ए पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा? एंगल बी ए पी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल सी ए पी। और अगर एंगल बी ए पी किसके इक्वल हो गया? सी ए पी के। इसका मतलब ए पी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? एंगल ए। कोई डाउट है बताइए। नो सर। करिए। डन। डन। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 7.3। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी। अच्छा, तो सेम बेस बीसी है, बीसी एक सेम बेस है, इस पे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल एबीसी, ये यहां पर कहीं है ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस है, ठीक है ना।
अगर ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस है, इसने बोल दिया ऑन द सेम बेस बीसी, यानी कि बेस क्या है, बीसी है। अगर हम बेस को छोड़ दे तो बची हुई जो साइड्स हैं, यानी कि एबी किसके इक्वल है, एसी के, और अगर एबी एसी के इक्वल है तो ये वाला एंगल पूरा इसके इक्वल होगा। ठीक, कह रहा है कि डीबीसी भी एक एंगल है, सॉरी डीसीबी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस बीसी। ओके, ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC if AD is extended to BC. Okay, समझो ना, देखो ये जो BC है इसके सेम साइड पॉइंट A और सेम साइड क्या है, पॉइंट D, ये चीज है। ठीक, और D को अगर हम कहां से मीट कराएंगे, B से, और D को अगर हम मीट कराएंगे कहां से, C से, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। क्यों, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये डीबीसी भी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि डीबी किसके इक्वल है, डीसी के। अब इन्होंने बोला है कि अगर हम एडी को प्रोड्यूस करें कहां तक, बताइए, एडी को अगर हम प्रोड्यूस करें कहां तक, अप टू पॉइंट पी तक, यानी कि बीसी को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी पे। तो प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी, फर्स्ट वाला आपको क्या प्रूफ करना है, देखिए फटाफट, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल एसीडी। तो चेक करो, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल एसीडी। बहुत इजी, कैसे, चेक करो चेक करो चेक करो, बहुत इजी है। क्या, एबी किसके इक्वल है, एसी के, साइड साइड साइड, यस एसी के, और बीडी किसके इक्वल है, सीडी के, बीडी किसके इक्वल है, सीडी के, और एडी किसके इक्वल है, एडी के, एडी कॉमन हो गई, एडी इज इक्वल्स टू एडी। तो कौन सी लग गई इसमें, साइड साइड साइड। अब पार्ट 2 में क्या बोला है, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल ACP, ABP। तो ये देखो जरा, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट। अब यहां पे देखो जरा क्या होगा, पहले आपने ऊपर जो प्रूफ किया इन दोनों ट्राइंगल को, तो यहां पे CPCT लगा दो, बाय CPCT लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल BAP, ठीक है ना, एंगल BAP किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CAP के, एंगल CAP के। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो किसमें, ABP में और ACP में, ACP में क्या लग जाएगा बताओ, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड जो है AP दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, इधर से भी साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, यानी कि AB इज इक्वल टू AC गिवन था, और एंगल BAP इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CAP CPCT से, और AP इज इक्वल टू व्हाट, AP कॉमन है, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, फिर पार्ट 3 में क्या बोला है, पार्ट 3 बोला है AP बाइसेक्ट्स ओके। थर्ड में क्या बोला बताइए, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज D, है ना, AP जो है बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। चेक करो AP कहाँ है, AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए, यस सर। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा चुका है ना CPCT से, कोई डाउट है बताइए, यस सर, नो सर। और उसके बाद कह रहा है कि एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल दिखा दो। कैसे दिखाओगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। किसको, कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे बताओ, BDP को और CDP को। कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो, ये बड़े वाले दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो यहाँ आपको CPCT लगानी पड़ेगी, यहाँ पे बाय CPCT से क्या हो जाएगा, BP बराबर क्या हो जाएगा, CP। चेक करो, BP बराबर CP, तो BP बराबर क्या हो जाएगा, CP। ठीक, अब जब BP बराबर क्या कर दिया आपने, CP, तो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल देखिए जरा, क्या लग जाएगा इसमें, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड। नहीं समझ आई बात, क्यों, क्योंकि DP किसके इक्वल दिया था,
डीसी के क्वेश्चन में दिया था, क्योंकि ट्रायंगल बीडीसीबी क्या था, आइसोसेलेस, यानी कि डीपी किसके इक्वल है, डीसी के गिवन था। और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, क्यों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो डीबी के ऑपोजिट एंगल ये वाला और डीसी के ऑपोजिट एंगल ये वाला आपस में इक्वल है, सही है। और बीपी इज इक्वल टू हमने सीपी दिखा दिया है, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपी सीटी से ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि जो एपी है वो एंगल डी को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, करेक्ट। अब सुनो ध्यान से, अभी हमने आपको बोला था कि ट्रायंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल सीडीपी। ये कॉन्ग्रुएंट था ना, कैसे, साइड एंगल साइड से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सीटी लग जाएगी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि एंगल डी पी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल डीपीसी। दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो सोचो 90 नहीं हो जाएगा लीनियर पेयर से। यस सर, यस सर। तो क्या हो जाएगा बताओ, एपी परपेंडिकुलर हो गया किस पे, बीसी पे, और अभी भी हमने दिखाया था बीपी किसके इक्वल है, सीपी के। तो इसका मतलब एपी परपेंडिकुलर भी है बीसी पे और इसका बाइसेक्टर भी है। कोई डाउट है बताइए। नो सर। करिए, करना क्या है, मतलब हमने तो बस डिस्कस किया है, घर पे कर सकते हो उसको, बताओ ये वाले क्वेश्चन को। हाँ यस सर। ठीक है, चलिए करके लेके आइएगा, इसके आगे कल डिस्कस पूरा करेंगे। एक्सरसाइज कर लेगा। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। सर पूरा एक्सरसाइज 7.3 कर लेगा। अब आपकी मर्जी है, वो तो भाई कर लो, हमको क्या है हम तो करा देंगे, हमको बोलोगे, हमारा तो काम है कराना। सर कर लेंगे। मर्जी है आपकी, कर सकते हो तो करो, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। यस सर। ओके, ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर, Bye. बाय सर।